वो आपने कंसेप्चुअल। तो सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने यहाँ पर लिखा है, हमें ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पहले हम अच्छे से इसको जान लेते हैं, फिर आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले मैंने लिखा है पार्ट्स। पार्ट्स मतलब हिस्से ऑफ स्पीच, स्पीच के हिस्से। स्पीच क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि काफी ज्यादा सेंटेंस अगर हम कर लेते हैं इकट्ठे तो वो हमारी स्पीच बन जाती है। तो दोस्तों स्पीच के लिए हमें चाहिए होते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंसेस के लिए कुछ चाहिए, वो क्या चाहिए? वो हमें चाहिए पार्ट्स। इसीलिए हमें करना पड़ती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो पार्ट्स कौन से होते हैं? मानो कोई भी काम है, जैसे मैं एक फिक्र आपको बताता हूं कि अली दूध पीता है, तो इसमें अली जो है वो एक सब्जेक्ट है, नाउन है, एक नाम है। तो हमें नाम की जरूरत पड़ती है, हमें काम की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जो है पार्ट्स हमें समझना बहुत ही जरूरी है। आफ्टर हमें टेंस करने चाहिए। तो दोस्तों वो पार्ट्स कौन से हैं? बेसिकली वो 8 पार्ट्स हैं। मैंने यहां पर उनके नेम लिखे हुए हैं। नंबर 1 पर है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। उसके बाद दोस्तों मैंने यहां पर लिखा है कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि टोटल 8 है, और 8 जो है उनके नेम भी आपको पता चल गया है कि ये वो कौन से वाले नेम है। अब इन नेम्स का मतलब क्या है, इनसे हमने काम कैसे लेना है, इंग्लिश ग्रामर में इनका क्या रूल है। मानो हमें पता चल गया कि ये 8 के पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट हैं, तो अब नॉन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। काफी ज्यादा सवाल आपके माइंड में ये आ चुके हैं, तो आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक 8 पार्ट्स हैं, इसी तरह हर एक पार्ट के आगे मजीद पार्ट हैं, आगे उनकी काइंड्स हैं, एग्जाम है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बेसिक पार्ट्स को समझना है। अगर तो आपको ये समझ आ जाते हैं तो मजीद आगे समझने की इतनी जरूरत नहीं है। घुमा फिरा कर बताया जाता है, वो मैं आपको अलग अलग से हर एक टॉपिक के ऊपर, नॉन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। टोटल इसके 8 काइंड्स हैं, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर नॉन की आगे काइंड्स हैं अलग अलग से, मेरे इसी चैनल के ऊपर लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नॉन से। सबसे पहले नॉन क्या है हम ये जानते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों नंबर 1 पर हम करने लगे हैं नॉन। नॉन क्या चीज है पहले आपको ये पता चल जाएगा तो आगे इसको करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। पहले आपने नॉन की डिफाइन की हुई है, तारीफ की हुई है कि नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नॉन। मैं यहाँ पर आपको डिफाइन वगैरह नहीं करवाने वाला, मैं आपके यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों नॉन को मैं तो नेमिंग थिंग भी बोलता हूँ, इसको नेम भी बाज दफा पढ़ लेता हूँ। इसको उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं इसम। तो जी बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर डिफाइन की तरफ भी आती है, थोड़ा समझाना आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसकी मैंने एक डिफाइन लिखी हुई है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नॉन। मतलब कि किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम जो होगा वो नॉन कहलाएगा। दोस्तों आप इस दुनिया में कोई भी चीज देखते हैं पूरी वर्ड्स में, या आपको लड़के या आपको लड़कियां या आपको कोई चीज नजर आएगी, तो या आपको कोई ना कोई जगह नजर आएगी। दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो भी कोई चीज आप देखते हैं, जो देख पाते हैं या नहीं देख पाते अपनी आंखों से, वो सारी की सारी नॉन है, क्योंकि उसका कोई ना कोई नेम होगा। कुछ नेम आपको पता होता है और कुछ नेम आपको नहीं पता। तो सिंपली भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज, मतलब आप ये लेक्चर मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं तो मोबाइल भी नाउन है, ये बोर्ड मार्कर आप देख रहे हैं ये भी नाउन है। अगर आप किसी टेबल के ऊपर बैठे हैं, चेयर के ऊपर बैठे हैं या बेड के ऊपर बैठे हैं, तो वो सारी नाउन है। कोई ना कोई जो चीज हम देखते हैं, अगर पर्सन की बात की जाए तो लड़कियां, लड़के, बच्चे, बूढ़े सारे लोग आ जाते हैं। प्लेस की बात की जाए लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, ये सारे के सारे जो जगह हैं। उसके बाद अगर थिंग की बात करें तो सारी जो भी दुनिया के अंदर चीज आपको नजर आती है, तो वो कोई ना कोई चीज, उसका कोई ना कोई नेम होगा, तो वो नॉन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल तो ऑलरेडी आपको पहले से दे रखी है। मैंने नंबर 1 पे बोला आपको पर्सन, पर्सन मैंने लिख दिया। नंबर 2 पे मैंने आपको बोला प्लेस, प्लेस लिख दिया। नंबर 3 पे मैंने आपको बोला थिंग, थिंग मैंने लिख दिया।
अब पर्सन कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल अली, अली कोई एक नाम है तो ये भी एक लड़का है, तो अली जो है ये एक पर्सन है। आजम पर्सन है, लड़की जो है ये भी एक पर्सन है। सादिया, उज़मा, इकरा, ये मैंने नाम लिख दिए। दोस्तों अगर प्लेस की बात करें तो लाहौर, पाकपतन, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये सारे क्या है? जगह हैं। दोस्तों अगर थिंग की बात करें तो चेयर, मोबाइल, काफी ज्यादा जो दुनिया में सिंपलीफाई करना चाहूंगा, जो भी कोई चीज है उसका नेम जो है वो नॉन ही कहलाता है। तो दोस्तों नॉन क्या चीज है ये आप जान चुके हैं। अब हम करेंगे प्रोनाउन। अब हम करने लगे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज है? ये है इसम ज़मीर, मतलब के नॉन की जगह पर जो लेटर, जो वर्ड्स हमने इस्तेमाल करने हैं वो प्रोनाउन कहलाएंगे। दोस्तों वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप नॉन को अलहदा कर दें और परो को आप अलहदा कर दें, तो अब प्रोनाउन को, नॉन तो आप सीख चुके हैं। नॉन मतलब कि इसम होता है कोई भी जगह, कोई भी चीज या किसी शख्स के नेम को हम नॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि अली पानी पीता है, तो अली तो हो गया नॉन। अली की जगह पे अगर हमने कोई वर्ड्स इस्तेमाल किया, फॉर एग्जाम्पल कि वो पानी पीता है, तो हमने ही लगा दिया, ही हमारा प्रोनाउन होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिफाइन। डिफाइन से आपके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नॉन, मतलब कि नॉन की जगह पे, नॉन की जगह पे जो एक वर्ड इस्तेमाल होगा वो कहलाएगा इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, इस तरह के काफी ज्यादा। और जितने भी पोसेसिव केस हैं, ही, एम, आर, वो सारे जो हैं नॉन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी लाइक्स इट वेरी मच। अगर मैं कहता आपको, अगर मैं दोस्तों आपको कहता कि इकरा लाइक्स इट वेरी मच, तो इकरा जो था वो हमारा नॉन था। नॉन की जगह पे मैंने शी इस्तेमाल किया, तो शी हमारा प्रोनाउन हो गया। दोस्तों प्रोनाउन समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अब हम करेंगे नंबर 3 पर एडजेक्टिव। जी हाँ, तो दोस्तों नंबर 3 पर हम करने लगे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों नंबर 3 पे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहले भी करवा सकता था, लेकिन ये एक तरतीब बन चुकी है। पहले मैंने आपको नॉन करवाया, फिर मैं आपको प्रोनाउन करवाया। मैंने आपको नॉन और प्रोनाउन की अगर आपको समझ आ चुकी है, तो अब एडजेक्टिव समझना आपके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले एडजेक्टिव को उर्दू लैंग्वेज में क्या कहते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूं। उर्दू लैंग्वेज में एडजेक्टिव को कहते हैं इसम सिफ्त। इसम सिफ्त को समझने के लिए यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं और आपको एक डिफाइन भी आपके साथ मैंने यहाँ पर रखी है। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नॉन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। सिंपलीफाई में आपको कहना चाहूंगा, नॉन या प्रोनाउन को वाजे करना या इनमें मजीद इजाफा करना एडजेक्टिव कहलाएगा। मैं यहाँ पर अजीज तलबा को बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है। अगर तो मैं आपको बताता हूं कि ये एक बोर्ड मार्कर है, तो ये तो मतलब कि बोर्ड मार्कर एक नॉन है। तो नॉन में मैंने मजीद इजाफा क्या किया कि ये पिंक कलर का है, या मैं कहता हूं ये ऑरेंज कलर है। ऑरेंज या जो मैंने पिंक लगाया वो मैंने मजीद इजाफा कर दिया और वाजे कर दिया कि ये बोर्ड मार्कर पिंक है। तो दोस्तों इस तरह से जो मैंने पिंक लगाया वो मेरा था एडजेक्टिव। मजीद में इसके लिए मैंने यहां पर कुछ वर्ड लिखे हुए, कुछ एग्जाम्पल हैं और आपने उनके आंसर खुद बताने। अगर आपको ना आए तो मैं भी यहां पर आपको बता देता हूं। दोस्तों मैंने यहां पर कुछ वर्ड लिखे हैं, गुड, बैड, क्यूट, टाल, शॉर्ट, लेजी, उसके बाद ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, पिंक कलर कोई भी हो सकता है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो अब मैं दोस्तों यहां पर बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक आपके लिए सेंटेंस बनाया है, गर्ल हैज अ पिंक बैग। गर्ल हैज अ पिंक बैग। इसमें दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि यहां पर आपने थोड़ा सा खुद नोट करना है, इसमें हमारा एडजेक्टिव कौन है, हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो बैग है वो पिंक कलर का है। बैग तो लड़की के पास है, लेकिन वो कौन सा वाला कलर है, वो है पिंक। तो पिंक दोस्तों हमारा हुआ एडजेक्टिव। तो यहां पर मैंने लिखा है शी वाज अ प्रिटी गर्ल। वो जो लड़की है वो है तो लड़की, लेकिन वो बड़ी प्यारी थी, वो बड़ी
प्यारी थी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिटी को एडजेक्टिव। तो दोस्तों नीचे जो सेंटेंस ये वाला हमारे पास है, इसमें दो एडजेक्टिव हैं, आपने खुद तलाश करने हैं, लेकिन मैं भी आपकी हेल्प करता हूं और अभी आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, इससे आपको बड़ी आसानी से एडजेक्टिव मिल जाया करेंगे। कितने एक सेंटेंस में, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो बड़ी आसानी से हमें पता चल जाएगा। पहले हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं, अ रिच लेडी अबाउट अ ब्यूटीफुल रिंग। तो सबसे पहले हमने इसमें नॉन को अलग करना है और प्रोनाउन को चेक करना है, नॉन कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है। तो दोस्तों ये हमारा जो नाउन है, उसके बाद ये भी हमारा नाउन है। नाउन को मजीद इजाफा करना नाउन में या नाउन को वाजे करना क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, जो हम शुरू में जान चुके हैं। तो इस रिंग को हमने वाजे करना, ये इसमें मजीद जो इजाफा हो रहा है वो हो रहा है ब्यूटीफुल का। रिंग जो है वो खूबसूरत है, प्यारी है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। अब लेडी में जो मजीद इजाफा हो रहा है वो है रिच का, मतलब कि जो लड़की है, जो औरत जो है वो अमीर लड़की है, तो ये रिच हमारा एडजेक्टिव होगा। तो दोस्तों अब हमने एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लिया। अब हम नंबर 4 पे करने वाले हैं वर्ब। वर्ब क्या चीज होता है, मतलब कि कोई भी काम, उर्दू में हम इसको बोलते हैं काम या फिर कोई भी काम होगा उसको हम कहेंगे वर्ब। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी डिफाइन की तरफ आते हैं। अ वर्ड विच टेल अस समथिंग अबाउट एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। मैं तो इसको एक्शन भी कहूंगा, मतलब कि कोई भी काम हो रहा हो, आना जाना, बैठना, लिखना, सोना, पढ़ना, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे काम ही तो हैं। मैं आपको यहां पर कुछ एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल कम, आना, आना काम है, उधर से उठकर इधर आना ये काम है। जाना ये भी काम है। स्लीप सोना ये भी काम है। वेप रोना ये भी काम है। आना जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सारे के सारे काम हैं। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने यहां पर कुछ सेंटेंस बनाए हैं जो आपने मुझे खुद बताना है। अगर तो आपको पता हो तो आपने कमेंट में वो लिख देना है, अगर आपको पता ना हो तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। दोस्तों देखिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, बहुत सिंपल लिखा है, अली ड्रिंक्स वाटर। अली ड्रिंक्स वाटर लिखा है। इसमें आप देखो काम क्या है, काम क्या है, वो क्या करता है, वो पीता है, पीना काम है, तो ये हमारा क्या है, वर्ब। उसके बाद नीचे वाले में आपने खुद देखना है, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। इसमें हमारा वर्ब क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश है गो। तो दोस्तों गो हमारा क्या हो गया, वर्ब। इसी तरह मैंने लिखा है आजम ईट्स मील, मील की जगह पे फूड भी लिख सकते हैं, मील भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। दोस्तों इसमें आप देखें कि हमारा वर्ब खाना, मतलब कि आना जाना, बैठना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये सारे के सारे काम हैं। तो कभी भी आपको सेंटेंस में नजर आए इस तरह का कोई भी वर्ड, तो वो हमें शो करा रहा होगा कि वो वर्ब है। दोस्तों अब हम नंबर 5 पे करने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे करना है और आप कैसे कर पाएंगे, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने एडवर्ब को समझ लिया तो वर्ब, एडजेक्टिव, इनके बारे में भी आप डीपली जान लेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहां पर मैंने इसकी एक डिफाइन लिखी है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। द वर्ड विच क्वालिफाइड अ वर्ब, मतलब कि वर्ब में जो मजीद इजाफा होता है उसे हम एडवर्ब कह सकते हैं। एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, मतलब कि किसी दूसरे एडवर्ब में या एडजेक्टिव में मजीद जो इजाफा होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे सिंप्लीफाई मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे हमने अभी एडजेक्टिव किया है, नाउन या प्रोनाउन में मजीद इजाफा करते थे हम, तो हमारा बन जाता था एडजेक्टिव। मतलब कि नाउन प्रोनाउन को वाजे करना, जिसमें मजीद इजाफा करना एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन प्रोनाउन के अलावा जो हम वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब में जो मजीद इजाफा करेंगे वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। वो इजाफा कैसे करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये हमें नजर आ रहा है, ये जो वर्ड्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, किस तरह से हम इसकी पहचान कर सकेंगे। दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए 2-3 कंसेप्ट यहाँ पर बनाए हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जो आप समझ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। और एडवर्ब के ऊपर
ऊपर और मुकम्मल ये बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर अलग अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो उसको आप देखिएगा और आप समझिएगा। दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि एडवर्ब के एंड पे काफी ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड पे ly आता है, तो उसे हम एडवर्ब ही कहते हैं, एडवर्ब ly। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है ब्यूटीफुली, तो ये हमारा एडवर्ब है। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है क्विकली, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें एडवर्ब कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है? दोस्तों अगर तो नॉन और प्रोनाउन में मजीद इजाफा कर रहा है वो वर्ड, तो फिर हमारा एडजेक्टिव होगा। अगर वो कर रहा है वर्ब में या एडवर्ब में या एडजेक्टिव में इजाफा कर रहा है तो वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए सेंटेंस बनाए हैं। देखें ही क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद ये है हमारा वर्ब। वर्ब के साथ उन्होंने इजाफा जो हो रहा है वो है ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली जो इजाफा हो रहा है ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा। तो दोस्तों अगर हमारे इस सब्जेक्ट जो है ये हमारा प्रोनाउन है, अगर तो इसके साथ इजाफा होता तो हमारा एडजेक्टिव कहलाता। ये वर्ब के साथ इजाफा हो रहा है तो ये हमारा क्या कहला रहा है, एडवर्ब। तो सिंपली ऐसे ही आपने भी एडवर्ब को पहचान लेना है और उसको आपने चेक कर देना है। तो यहां पर मैंने लिखा है एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वाज डांसिंग। तो दोस्तों मैंने आपको कहा कि अगर किसी एडवर्ब के साथ इजाफा हो रहा है, किसी एडजेक्टिव के साथ इजाफा हो रहा है, किसी वर्ब के साथ इजाफा हो रहा है तो वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। तो अगली ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये तो है एडवर्ब। एडवर्ब के साथ जो इजाफा हो रहा है ऑलमोस्ट, तो ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरह दोस्तों नीचे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वाज डांसिंग क्विकली। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव में कि आपने सबसे पहले नॉन और प्रोनाउन को देखने, वो कौन से वाले हैं उनको सर्कल कर लें, उनमें जो मजीद इजाफा जो वर्ड्स एक्स्ट्रा साथ में लिखे हुए हैं वो हम आपके एडजेक्टिव होंगे। तो इधर मैं आपको एडवर्ब में जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो ये है कि यहां पर आप एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब को देख लें, जो जो एडवर्ब है, जो जो एडजेक्टिव है या फिर जो आपके वर्ब है एडवर्ब है उनको देख लें, उनके साथ जो इजाफा हो रहा है वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो अगली एंड पे ly आ रहा है तो यहाँ ये वैसे तो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस के मुताबिक ये एडजेक्टिव बन रहा है। कैसे? क्योंकि ये जो है ये एक नाउन है, गर्ल ये एक नाउन है, नाउन के साथ जो इजाफा हो रहा है, अगर वो प्रीटी होता, ब्यूटीफुल होता, इस तरह का कुछ भी साथ में जो इजाफा होता उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये हमें एडजेक्टिव नजर आ गया, एक हमने इसको नोट कर लिया। उसके बाद वाज डांसिंग, डांसिंग जो है ये हमें एक वर्ब मिल गया। तो वर्ब के साथ इजाफा जो हो रहा है क्विकली, क्विकली जो इजाफा हो रहा है वो हमारा एडवर्ब है, और एडजेक्टिव के साथ जो हमारा इजाफा हो रहा है वो ऑलमोस्ट है। तो दोस्तों यहां से हमें ऐसे पता चल गया कि मतलब एडवर्ब में मतलब कि जो वर्ब में मजीद इजाफा होना क्या कहलाता है, हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी वर्ब में इजाफा हो रहा हो, किसी में एडजेक्टिव में इजाफा हो रहा हो, एडवर्ब में इजाफा हो रहा हो, तो वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर अगर नॉन प्रोनाउन में इजाफा हो रहा है तो फिर आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन इधर हमने क्या सीखना है, एडवर्ब। एडवर्ब हमने सीखना था, इसलिए अगर हमसे पूछा जाता एडजेक्टिव के बारे में तो उसमें ये हमारा अगली एडजेक्टिव होता। तो डेफिनेटली यहां पर भी एडजेक्टिव ही है, गर्ल के साथ ये आ रहा है तो ये एडवर्ब भी बन रहा है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव ऐसा दोनों आ रहे हैं, तो इसके साथ जो मजीद इजाफा हो रहा है वो ऑलमोस्ट का हो रहा था, तो ऑलमोस्ट जो है ये हमारा एडवर्ब है। उसी तरह दोस्तों डांसिंग ये एक वर्ब था, वर्ब में जो मजीद इजाफा हो रहा है क्विकली, तो क्विकली जो है हमारा वो एडवर्ब हुआ। तो दोस्तों अगर यहाँ पर वेरी मैं लिख देता हूँ वेरी क्विकली, तो वेरी भी हमारा एडवर्ब बन जाता। दोस्तों अब हम नंबर 6 के इस पे हम करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या चीज है, मतलब कि एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ना। मैं आपको सिंपलीफाई कुछ कंसेप्ट के साथ बताना चाहूंगा। पहले आप कई अरसे से करते आ रहे हैं, डिफाइन के मुताबिक अ वर्ड्स विच शोज द कनेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड्स, मतलब कि नाउन
या फिर इसम या इसम ज़मीर का किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे अल्फाज के साथ, किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्शन जो होता है, जो राब्ता होता है, उसे प्रेपोजिशन कहा जाता है। आप कई अरसे से ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं और कभी कभार आप भूल भी जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल स्टडी करवाने जा रहा हूँ और आपके कंसेप्ट क्लियर करता चलूँ। दोस्तों आपके सामने ये जो वर्ड लिखा हुआ है प्रेपोजिशन, तो आप ऐसा करें प्री को कर दें अलहदा, तो आपके पास बाकी बचता है पोजीशन। आपके पास पीछे क्या बचता है? पोजीशन। हमने पोजीशन बतानी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है बोर्ड मार्कल, तो बोर्ड मार्कल के ऊपर वाले जो कैप है इसकी पोजीशन कौन सी वाली है? टॉप पे है या अंडर है या नीचे है, इन है, ऑन है, एट है? तो ये है हमारी प्रेपोजिशन। सिंपली मैं यहां पर आपको कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूं और कुछ प्रेपोजिशन के लिए लेटर्स, कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से हैं यहां पर मैंने कुछ लिख रखे हैं। इन, ऑन, एट, अंडर, आफ्टर, थ्रो, ओवर, into, of, for, by, with, without, beside, etc. या टू वर्ड्स, इस तरह की काफी ज्यादा और भी वर्ड्स होते हैं जो प्रेपोजिशन में इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ते हैं, उसके अलावा हमें पोजीशन बताते हैं कि ये कौन सी वाली पोजीशन है। मतलब कि कोई चीज जो है वो किसी के अंदर है, किसी के ऊपर है या किसी के नीचे है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए सेंटेंस बनाए हैं, जैसा कि द थीफ वाज इन द रूम, मतलब कि चोर जो है वो रूम में है। कौन सा ऐसा एक वर्ड है जो एक दूसरे को जोड़ रहा है, जो एक नॉन को दूसरे किसी वर्ड के साथ जोड़ रहा है और वो जो है वो एक पोजीशन शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको पता चल गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पर मैं भी आपको बताता हूं, इन, इन मतलब में, रूम में है। तो उसके बाद इसी तरह का नीचे है द कैट इज अंडर द चेयर। तो यहां पर दोस्तों प्रेपोजिशन जो है एक राब्ता बना रहा है, वो हमारा है अंडर। तो दोस्तों इस तरह मैं आपको अलग अलग जो है हर एक पार्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उनकी मजीद काइंड भी एक्सप्लेन करूंगा और जो मैंने यहां पर लिखे हैं इन, ऑन, एट, अंडर, इनके यूज कैसे है इसके ऊपर अलग अलग से वीडियोस आएंगी। तो दोस्तों नंबर 7 पे हम जा रहे हैं करने कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या चीज होती है? A words which joins different words or sentences। एक ऐसा वर्ड, मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे को जोड़ें या सेंटेंसेस को जोड़ें, उन्हें हम कहते हैं कंजंक्शन। कैसे जोड़ सकते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, और वो कौन से वाले वर्ड्स हैं जो एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं? यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं और कुछ मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बना रही हैं और कुछ सेंटेंस यहां पर आपके लिए बनाए हुए हैं। दोस्तों कुछ वर्ड्स ऐसे हैं एंड उसके बाद और, उसके बाद बट, यट, ETC मतलब कि एक्सेट्रा, मिलते जुलते, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये एक दूसरे सेंटेंस को मिलाते हैं। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को मिला रहा होता है। कैसे? मतलब कि एक लफ्ज यानी कि एक वर्ड दूसरे वर्ड्स को मिला रहा होता है। बाज दफा एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी दूसरे सेंटेंस को मिलाता है इन वर्ड्स की मदद से। वो कैसे? दोस्तों यहां पर देखें, आजम, आजम एक लड़का है। अगर मैंने साथ में एक लड़की का नाम भी लिखना हो, इकरा लिखना हो, तो मुझे यहां पर एंड लिखना पड़ेगा। आजम एंड इकरा आर सिंगिंग आ सॉन्ग। अब इसमें जो एंड है ये हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है। एंड हमारा किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। नीचे वाले सेंटेंस में कोशिश आप करें कि आप मुझे बताएं इसमें कंजंक्शन का काम कौन कर रहा है? शी वेंट टू द बाजार बट डिड नॉट buy new books। She went to the bazaar but did not buy new books। अब इसमें कंजंक्शन का कौन काम कर रहा है? कौन सा वाला लेटर है? कौन सा वाला वर्ड है? आपके माइंड में हो सकता है आ गया हो। अगर आ चुका है तो कमेंट में फौरन से पहले बता दें, नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूं। अब जो इसमें कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो इस पूरे सेंटेंस को, ये एक सेंटेंस अलग है, इसको जो मिला रहा है वो मिला रहा है बट डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। तो इसमें हमारा जो कंजंक्शन का काम कर रहा है वो है बट। दोस्तों अब लास्ट में हम करने जा रहे हैं इंटरजेक्शन। इसके बाद अलग अलग
हर एक जो है टॉपिक के ऊपर, हर एक पार्ट्स के ऊपर वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको डीपली समझाऊंगा और उनकी काइंड्स भी आपके साथ एक्सप्लेन की जाएंगी। जी हाँ, तो दोस्तों लास्ट में हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8 में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है और इसको कैसे करना है, इसको समझना बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। यहां पर मैंने एक डिफाइन लिखी है और कुछ एग्जांपल दी हुई है। इसको समझना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अ वर्ड मतलब कि एक ऐसा लफ्ज या कोई ऐसा साउंड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशन, मतलब कि ऐसे अल्फाज जैसे बैठे बैठे आप मैच देख रहे हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो या पाकिस्तान का किसी दूसरी कंट्री के साथ मैच हो या इंडिया का किसी के साथ मैच हो या आप ही किसी के साथ खेल रहे हो, तो आप अगर जीत जाते हैं या आपकी टीम जीतती है तो खड़े खड़े आप ऐसे अचानक एकदम से आवाज निकालते हैं हुर्रा, या आप कहते हैं यस, या आप कोई भी आवाज निकालते हैं तो मतलब कि जो आपकी इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो सडनली आप कोई भी चीजें अपने मुंह से निकालते हैं, कोई आवाज निकालते हैं या इस तरह कोई परेशानी होती है, कोई आप हादसा सुन लेते हैं कि फलां आपका दोस्त उसको ऐसा हो गया, वो गिर गया, चोट लग गई, तो आप कहते हैं अल्लाह, या कोई भी ऐसा होता है तो आप बाज़ दफा परेशान हो रहे होते हैं। इस तरह के जो तासरात होते हैं यही तो कंजक्शन कहलाते हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं, इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं, मैं आपको यहां पर बताता हूं। कुछ वर्ड्स मैंने एग्जाम्पल के साथ लिखा है। अल्लाह किसके लिए बोला जाता है, जब कोई सैडनेस हो। उसके बाद हुर्रा को जब हमें ज्यादा खुशी हो रही हो। उसके बाद वेल डन, जब कोई अच्छा काम कर लेता है हम उसके कहते हैं वेल डन। उसके बाद ओ, या मतलब कि कोई बात कुछ हो जाए, हम गिर रहे हो या कुछ ऐसा हो तो या भी हाँ, इस तरह की आवाजें निकालते हैं। एंड पे ETC एक्सेप्टर मैंने जो लिखा है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे और वो हमारे कंजंक्शन को शो कर रहे होंगे। दोस्तों एंड पे एक्सक्लेमेशन यानी कि उल्टा आई जो है, हमेशा कंजंक्शन कोई भी वर्ड्स हो उसके एंड पे जो है ये वाला लाजमी आपने लगाना है, एक्सक्लेमेशन का निशान, उल्टा आई भी आप इसे बोल सकते हैं। जब आपको ज्यादा खुशी हो तो जल्दी से आपके अस्सलाम वालेकुम, तो उस वक्त भी ये आपका एक्सक्लेमेशन यूज होगा। कभी आप लेटर लिख रहे हो या ऐसा कुछ भी हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंस आपके लिए बनाए हुए हैं। जैसे मानो आपका कोई बेटा हो या आपकी बेटी हो या कोई आप देख रहे हैं तो आप फेल हो जाए तो आपके अब्बू कैसे कहेंगे किसी को बताते हुए, अल्लाह माय सन हैज फेल्ड। तो दोस्तों ये तो उनके अंदर से आवाज आ रही है, उनके इमोशन है, उनकी फीलिंग्स है, अच्छी हो सकती हैं, खुशी वाली हो सकती है, वो तो कंडीशन को देखते हुए। उसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा हुर्रा, तो हुर्रा का मतलब कोई अच्छा काम हुआ होगा, कोई खुशी वाला कोई बात होगी, हुर्रा वी वॉन द मैच। दोस्तों लास्ट में जो मैंने आपको समझाया इंटरजेक्शन, इसको समझना इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग से मेरी वीडियो आएगी। और अभी जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट समझे, इसमें कहीं पे कोई मसला हो, जो कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का किस किस को इंतजार रहेगा, यस के कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ